So today we will start with the topic that is 1.5 object oriented concepts, right? So first of all, what is object oriented programming? So we can say that object oriented programming is a programming paradigm कि जिसके अंदर हम objects as a data structures use करते हैं कि जिसके अंदर data fields होती है and methods होती है. अगेन आई रिपीट, डेटा फील्ड्स होती है एंड मेथड्स होती है. डेटा फील्ड्स का मीनिंग आपको पता है. डेटा फील्ड्स मीन्स मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन. जो आपके जो थर्ड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट था दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके अंदर जो आप कहते थे उसका मीनिंग ये होता है, राइट? उसी डेफिनेशन को यहाँ पे रीफ्रेम किया है अकॉर्डिंग टू डॉटनेट, राइट? डॉटनेट के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज होती है वही डेफिनेशन को सिर्फ रीफ्रेम किया है, राइट? सो अगर हम ASP.NET या फिर मोर प्रिसाइज .NET के रिलेटेड इफ वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, देन वी कैन से दैट इट इज अ प्रोग्रामिंग अप्रोच कि जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स एज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे एंड ये डेटा स्ट्रक्चर के अंदर वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें हमें कंसिडर करनी है. फर्स्ट इज डेटा फील्ड्स एंड मेथड्स. मेथड्स हम क्यों यूज करेंगे? ऑब्वियसली वो इंटरेक्शन करने के लिए हम यूज करेंगे बिकॉज हमें पता है कि हम कोई भी प्राइवेट फील्ड्स की वैल्यू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते. सो इफ वी वांट टू एक्सेस दोज वैल्यूज तो ऑब्वियसली वी नीड मेंबर्स की जिसे आप मेंबर फंक्शन कहते हो, राइट? सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट? नाउ the first concept of object oriented programming is that is class. Again I repeat, the first and the most important concept related to object oriented programming is class. Now what is class? We can say that a class is a template कि जिसके ऊपर से हम objects create कर सकते हैं, right? and ये .NET की अगर हम बात करें, right, तो .NET के अंदर क्लास के अंदर हम कौन कौन सी चीजें क्रिएट कर सकते हैं? Obviously we can create fields, properties, methods. Methods के अंदर हम procedure, functions दोनों चीज कंसिडर कर सकते हैं, right? and events. Again I repeat, and events, right? अगर हम class की बात करें then I have already told that class is a template कि जिसके ऊपर से हम objects create कर सकते हैं. and if we talk about specifically related to the .NET, तो .NET के अंदर हम class के अंदर कौन कौन सी चीजें create कर सकते हैं? that is field कि जिसे आप data member कहते हो, properties कि जो हम fields के related create करते हैं, methods कि जिसके अंदर हमें subroutine and functions दोनों चीज consider करनी है, and we can also create events, right? so these are the things कि जो .NET के अंदर, राइट, हम क्लास के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, राइट? नाउ इफ वी टॉक अबाउट सिंटैक्स ऑफ द क्लास, राइट, देन फर्स्ट इज एक्सेस मॉडिफायर के जिसे आप विजिबिलिटी मोड्स भी कहते हो, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, राइट? उसके बाद शेडोज कीवर्ड के जिसका यूज करके हम शेडोइंग फीचर इंप्लीमेंट कर सकते हैं. मतलब हमें लोकल स्कोप का जो वेरिएबल होता है वो हमें एक्सेस करना है या फिर ग्लोबल स्कोप का, राइट? वो हम ये शेडोज के ऊपर से डिटरमाइन कर सकते हैं. देन इट इज मस्ट इनहेरिट, मतलब ये क्लास को कंपलसरी इनहेरिट करने की जरूरत है. इट मीन्स कि ये एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लास होगा. नॉट इनहेरिटेबल, मतलब ये क्लास अब फर्दर इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, राइट? आफ्टर दैट क्लास इज द कीवर्ड कि जो हम क्लास क्रिएट करने के लिए यूज करेंगे. देन इट इज नेम, दैट इज क्लास नेम कि जो हम देते हैं वो. उसके बाद अगर हमें इंटरफेस इंप्लीमेंट करना है तो वहां पे हम ये इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज कर सकते हैं. उसके साथ हम इंटरफेस का नेम लिखेंगे. एंड आफ्टर दैट अगर हमें इनहेरिटेंस करना है, राइट, दैट इज इनहेरिट करना है, तो यहाँ पे हम वो इनहेरिट्स कीवर्ड लिखेंगे एंड उसके साथ क्लास नेम लिखेंगे कि जो हमें इनहेरिट करना है. एंड आफ्टर दैट जो क्लास के स्टेटमेंट्स है वो तो आएंगे ही, right? And after that the class will end with and class. Again I repeat, class will end with and class, right? So this is the syntax of the class कि जो हमें .NET के related, more precise VB.NET के related consider करनी है. Because obviously अगर हम C#.NET यूज करेंगे तो उस हिसाब से ये वर्क करेगा, राइट? एंड एक्सेस मॉडिफायर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया मोस्ट ऑफ द टाइम पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड होते हैं, लेकिन अगर हमें फ्रेंड क्लास क्रिएट करना है देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. एंड
ASP.NET, मोर प्रिसाइज VB.NET के अंदर प्रोटेक्टेड फ्रेंड एक्सेस मॉडिफायर भी पॉसिबल है, राइट? So these are the things which you need to consider related to class. Here is the thing that is fields, right? कि जो हम क्लास में एज अ वेरिएबल के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, राइट? एंड उसके अंदर हम ये सेट कर सकते हैं कि वो डायरेक्टली रीड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं. अगेन आई रिपीट, इसमें हम ये सेट कर सकते हैं कि वो डायरेक्टली रीड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, राइट? सो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि जिसके अंदर फील्ड्स का कंसेप्ट भी आ जाता है, राइट? पब्लिक दैट इज एक्सेस मॉडिफायर, क्लास दैट इज द कीवर्ड, class 1 that is the name of the class, right? After that public, again it is access modifier, field 1 यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, it is of integer data type and by the end and class, right? So students, this is how कि हम कैसे क्लास क्रिएट कर सकते हैं एंड क्लास के अंदर हम कैसे fields क्रिएट कर सकते हैं, right? Good enough. Now what is properties? मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्रॉपर्टीज हम fields के लिए क्रिएट करेंगे. अगेन आई रिपीट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्रॉपर्टीज हम fields के रिलेटेड क्रिएट करेंगे. मतलब हमें fields में कोई वैल्यू सेट करनी है या फिर fields में कोई वैल्यू, fields में से कोई वैल्यू गेट करनी है, राइट? तो वहां पे हम ये प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं विद इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि जो ऑब्वियसली आपने थर्ड सेमेस्टर में OOP में नहीं पढ़ा होगा, बिकॉज C++ में प्रॉपर्टीज जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है. लेकिन .NET के अंदर प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट है कि जो हम फील्ड्स में से वैल्यू रिट्राइव करने के लिए या फिर फील्ड्स में वैल्यू सेट करने के लिए यूज करेंगे. एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ गेट प्रॉपर्टी एंड सेट प्रॉपर्टी. अगेन आई रिपीट, it is implemented with the help of get property and set property, and this get and set are the procedures, right? कि जो हम create करेंगे within properties, right? Good enough. So here is the syntax, right? कि जिसके अंदर मैंने यहाँ पे पहले तो private that is access modifier, property value, right? ये property value किसके related है? It is the name of the field. अगेन आई रिपीट, यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू को फील्ड नेम कंसिडर करना है एज, और उसके बाद आप डेटा टाइप कंसिडर कर सकते हो. यहाँ पे मैंने डेटा टाइप ली है स्ट्रिंग, सो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट? आफ्टर दैट ये जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा, ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू द फील्ड, राइट? अब ये जो फील्ड है उसके रिलेटेड हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी बनानी है. अगेन आई रिपीट, ये जो फील्ड है उसके रिलेटेड हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है. तो अगेन हम वहाँ पे पब्लिक एज एन एक्सेस मॉडिफायर कंसिडर करेंगे, प्रॉपर्टी दैट इज द कीवर्ड कि जिसका यूज करके हम स्पेसिफाई करेंगे कि दिस इज द प्रॉपर्टी. prop1, इट इज द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी दैट इज prop1, राइट? एज स्ट्रिंग. अब यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों लिया है? बिकॉज हमने यहाँ पे फील्ड की डेटा टाइप स्ट्रिंग ली है, इसीलिए हम यहाँ पे भी स्ट्रिंग कंसिडर करेंगे. एंड एज आई हैव टोल्ड कि प्रॉपर्टी के अंदर गेट प्रोसीजर एंड सेट प्रोसीजर्स होंगे. सो हियर इट इज, गेट प्रोसीजर का यूज करके आप फील्ड की वैल्यू रिट्राइव कर सकते हो एंड सेट प्रोसीजर का यूज करके आप फील्ड में कोई वैल्यू असाइन कर सकते हो. सो फॉर दैट पर्पज मैंने यहाँ पे क्या किया, गेट दैट इज द प्रोसीजर, रिटर्न इज द कीवर्ड कि जिसका यूज करके मैंने ये प्रॉपर्टी वैल्यू रिटर्न की है. नाउ व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी वैल्यू? इट इज द नेम ऑफ दिस फील्ड कि जो हमने यहाँ पे क्रिएट की है विच इज प्राइवेट. सो आपको पता है कि अगर हम कोई प्राइवेट विजिबिलिटी मोड का यूज करके कोई भी एंटिटी क्रिएट करते हैं तो वहां पे ये कोई भी वो पर्टिकुलर एंटिटी हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते. लेकिन अगर हम उसके रिलेटेड प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे तो हम प्रॉपर्टी पब्लिक होती है, इसीलिए हम प्रॉपर्टी एक्सेस कर पाएंगे. सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड फील्ड्स, राइट? और यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी वैल्यू विच इज द फील्ड नेम वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, मतलब उसकी वैल्यू हम ये गेट प्रोसीजर का यूज करके रिटर्न कर देंगे. नाउ द सेट प्रोसीजर. सेट प्रोसीजर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, हमें ये फील्ड दैट इज प्रॉपर्टी वैल्यू, इट इज द नेम ऑफ दिस फील्ड, उसके अंदर वैल्यू असाइन करनी है. तो वैल्यू हमें पास भी करनी पड़ेगी
तो वो वैल्यू हम ये सेट प्रोसीजर के अंदर पहले पास करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है दैट इज सेट पैरेंथेसिस के अंदर एज अ पैरामीटर बाय वैल, दैट इज द कीवर्ड दैट इज पास बाय वैल्यू। वैल्यू की जो हमें सेट करनी है एज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इसीलिए लिया है बिकॉज आपको पता है कि फील्ड की डेटा टाइप स्ट्रिंग है, प्रॉपर्टी की डेटा टाइप भी स्ट्रिंग है, तो ऑब्वियसली जो वैल्यू हम असाइन करेंगे उसकी डेटा टाइप भी स्ट्रिंग होगी, राइट। एंड आफ्टर दैट प्रॉपर्टी वैल्यू दैट इज द नेम ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू वैल्यू, वो हम यहाँ पे सेट कर देंगे। एंड बाय द एंड सेट एंड प्रॉपर्टी कि यहाँ पे ये सेट प्रोसीजर एंड प्रॉपर्टी एंड होते हैं, राइट। गुड इनफ। नाउ द नेक्स्ट इज मेथड्स। अगेन आई रिपीट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक की जो हम क्लास के अंदर क्रिएट कर सकते हैं दैट इज मेथड्स। ये मेथड्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो बिल्ट इन प्रोसीजर्स हम क्रिएट करेंगे दैट इज सब रूटीन एंड मेंबर फंक्शन, वो हम वहां पे कंसिडर करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो क्लास अगर हम एम्प्लॉय लेते हैं, राइट, अगर हम क्लास नेम एम्प्लॉय लेते हैं तो वहां पे सैलरी कैलकुलेट करने के लिए या फिर लीव कैलकुलेट करने के लिए हम वहां पे मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट। नाउ एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जो हम प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं विद इन क्लास, मोर प्रिसाइज विद इन द क्लास ऑफ VB.NET, हम टू डिफरेंट टाइप्स की प्रोसीजर्स हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज सब रूटीन एंड फंक्शन। अगेन आई रिपीट, सब रूटीन एंड फंक्शन, दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स के जो हम क्रिएट कर सकते हैं विद इन VB.NET क्लास एंड इट विल बी ट्रीटेड एज मेथड्स, राइट। गुड इनफ। सो हियर इज एन एग्जाम्पल जो मैंने अभी अभी आपको बताया, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय, that is public visibility mode, class is the keyword, employee is the name of the class। उसके अंदर मैंने एक सब रूटीन बनाया है with the help of sub keyword कि जिसके अंदर मैंने सैलरी कैलकुलेट करने के लिए सब रूटीन बनाया है और उसकी विजिबिलिटी मोड है दैट इज पब्लिक। सो यहाँ पे ये सब रूटीन स्टार्ट होता है, यहाँ पे एंड होता है एंड बिटवीन दैट वी विल स्पेसिफाई द स्टेटमेंट्स के जिसका यूज करके हम सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइकवाइज यहाँ पे मैंने लीव कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कीवर्ड। सो पब्लिक फंक्शन, फंक्शन नेम इज कैलकुलेट सैलरी एंड एज इट इज अ फंक्शन वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा और रिटर्न टाइप मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है दैट इज इंटीजर। उसके बाद लीव कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे सेंटेंसेस लिख सकते हैं दैट इज स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ द कैलकुलेटेड लीव, राइट। सो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ कि हम कैसे क्लास क्रिएट कर सकते हैं एंड क्लास के अंदर मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं, मोर प्रिसाइज प्रोसीजर्स क्रिएट कर सकते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सब रूटीन एंड फंक्शन, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग कि जो हम क्लास के अंदर क्रिएट कर सकते हैं दैट इज इवेंट्स, राइट। और इवेंट्स हमें क्या अलाउ करेगा? ऑब्वियसली इफ यू वांट टू परफॉर्म सम एक्शंस, राइट, कि जब भी कोई स्पेसिफिक चीज अकर होती है, राइट, तो हम वहां पे वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर हम इवेंट्स कॉल कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल बटन की क्लिक इवेंट हम एग्जीक्यूट करते हैं तो व्हाट इज बटन? बटन इज द क्लास कि जिसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक इवेंट हम कॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्वियसली इवेंट हैंडलर। आपको अगर पता हो तो जो भी इवेंट होती है उसके बाद लास्ट में लिखा होता है हैंडल्स कीवर्ड, राइट। और हैंडल्स कीवर्ड के बाद हम वहां पे स्पेसिफाई करते हैं कि कौन से कंट्रोल की कौन सी इवेंट हमें कॉल करनी है। सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज इवेंट हैंडलर के जो इवेंट हैंडल करता है, राइट। सो ये तो मैंने बात की कि अगर हम कोई कंट्रोल की बात करते हैं तो, लेकिन जो हम नॉर्मल क्लासेस क्रिएट करते हैं उसके अंदर भी हम इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं कि जो हमें कोई एक्शन के ऊपर कॉल करनी है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद इन द क्लास विद इन .NET, राइट। ओके, ऑलराइट। सो स्टूडेंट्स दीज आर द टॉपिक्स, या फिर आप ऐसा कह सकते हो दीज आर द थिंग्स के जो आप क्लास में क्रिएट कर सकते हो, दैट इज इवेंट्स, मेथड्स, मेथड्स के अंदर टू दैट इज सब रूटीन एंड फंक्शन, प्रॉपर्टीज एंड फील्ड्स, राइट।
सो दीज आर द थिंग्स कि जो आप क्लास के अंदर क्रिएट कर सकते हो. नाउ हमने पहले ही बोला कि क्लास इज अ टेम्पलेट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, राइट? तो हम ऑब्जेक्ट किसके ऊपर से क्रिएट करेंगे? ऑब्वियसली क्लास के ऊपर से क्रिएट करेंगे. मीन्स वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट्स आर बेसिक रन टाइम एंटिटीज. अगेन आई रिपीट, वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट्स आर बेसिक रन टाइम एंटिटीज. आपको ऑलरेडी पता है कि आप कोई भी क्लास विदाउट ऑब्जेक्ट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. अगेन आई रिपीट, आपको ऑलरेडी पता है कि आप कोई भी क्लास विदाउट ऑब्जेक्ट कभी भी आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. क्लास सिर्फ एक टेम्पलेट की तरह वर्क करता है. जब तक आप उसके रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं करोगे, ऑब्वियसली उसको मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, राइट? दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज बेसिक रन टाइम एंटिटीज, कि जो हम इंस्टेंस ऑफ अ क्लास भी कहते हैं. अगेन आई रिपीट कि जो हम इंस्टेंस ऑफ द क्लास भी कहते हैं, बिकॉज हम क्लास इंडिविजुअली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते कि जब तक हम उसके इंस्टेंस क्रिएट नहीं करते. और ये इंस्टेंस क्या है? दैट इज ऑब्जेक्ट्स, कि जो हम क्लास के ऊपर से क्रिएट करते हैं. लेकिन हम ऐसा भी कह सकते हैं बिकॉज क्लास इज ट्रीटेड एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. अगेन आई रिपीट, क्लास इज ट्रीटेड एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. और हमें पता है कि अगर कोई डेटा टाइप है तो हम वो पर्टिकुलर डेटा टाइप के रिलेटेड वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई दिस ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो कंसीडर्ड एज वेरिएबल्स ऑफ क्लास. अगेन आई रिपीट दैट दिस ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो कंसीडर्ड एज वेरिएबल्स ऑफ क्लास, राइट? गुड इनफ. सो हियर इज द सिंटैक्स कि हम कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, राइट? सो इट इज एक्सेस मॉडिफायर, जिसे हम विजिबिलिटी मोड्स भी कहते हैं, दैट इज पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, राइट? स्टैटिक, अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करेंगे. शेयर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम शेयर्ड कीवर्ड का यूज करेंगे, मतलब जो शेयरिंग में यूज होगा. शेडोज, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर कोई ग्लोबल एंटिटी है उसे हमें लोकल एंटिटी से शेडो कर देनी है तो वहां पे हम ये शेडोज कीवर्ड का यूज करेंगे, राइट? रीड ओनली, अगर मुझे ऑब्जेक्ट को रीड ओनली बनाना है तो डीम इज द कीवर्ड ऑब्वियसली कि जिसका यूज करके हम वेरिएबल एंड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, दैट इज डायमेंशन. विथ इवेंट्स, अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को इवेंट्स के साथ क्रिएट करना है तो वहां पे हम ये विथ इवेंट्स कीवर्ड का यूज करेंगे. आफ्टर दैट द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट? देन अगर हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर वो बाउंड लिस्ट लिखना पड़ेगा, मतलब द नंबर, कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करना चाहते हैं एज एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट. एज इज द कीवर्ड, अगेन एज के साथ हम न्यू यूज करेंगे फॉर ऑब्वियसली मेमोरी एलोकेशन. आफ्टर दैट टाइप, मतलब क्लास नेम, एज वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली टाइप की यहाँ क्या क्या आएगा? क्लास नेम आएगा. एंड इफ यू वांट टू इनिशियलाइज दैट ऑब्जेक्ट तो हम यहाँ पे इनिशियल एक्सप्रेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट. Now the next concept that you need to consider within this object oriented programming, that is constructor. Again I repeat, next concept कि जो हमें consider करना है within this topic, that is 1.5 object oriented concepts, that is constructor. Now what is constructor? We can say that they are the special methods या फिर special functions या फिर special procedures कि जो automatically invoke होंगे. लेकिन ये automatically कब invoke होंगे? कि जब हम object create करेंगे तब. Again I repeat कि जब हम object create करेंगे तब. So we can say that constructor is a special member function या फिर special procedure which is invoked automatically when the object is created, right? So that is the definition of the constructor. और हमें पता है कि VB.NET के अंदर constructor's name will be new. Again I repeat, VB.NET के अंदर constructor का name new होगा, that is the new keyword. And हमें ये भी पता है कि कंस्ट्रक्टर कभी भी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, इसीलिए यहाँ पे हम सब कीवर्ड का यूज करेंगे. अगेन आई रिपीट, हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर कभी भी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, इसीलिए हम यहाँ पे सब कीवर्ड का यूज करेंगे. बिकॉज सब रूटीन इज द एंटिटी, सब रूटीन इज द कंसेप्ट विद इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कि जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता है,
राइट। एंड अगर हमें यहाँ पे that is we have to specify public because constructor हमेशा public होंगे, right? So public sub new parenthesis के अंदर हम वो पैरामीटर पास करेंगे, right? कि जो हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करना है. So as you are able to see over here, byval is the keyword, new value that is the parameter name, as integer data type मैंने यहाँ पे specify की है, एंड ये न्यू वैल्यू जो मैंने पैरामीटर एज अ पैरामीटर पास की है वो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू जो फील्ड होगी क्लास की, अगेन आई रिपीट, विच विल बी ट्रीटेड एज डेटा मेंबर या फिर डॉटनेट के हिसाब से हम उसे फील्ड कहते हैं, उसके अंदर मैंने असाइन कर दी है. एंड बाय द एंड ऑब्वियसली अगर हम सब रूटीन स्टार्ट करते हैं तो सब रूटीन हमें यहाँ पे एंड भी करना पड़ेगा, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं. एंड यू नीड टू रिमेंबर कि अगर आप VB.NET यूज करते हो तो कंस्ट्रक्टर का नेम हमेशा न्यू होगा. अगेन आई रिपीट, कंस्ट्रक्टर का नेम हमेशा न्यू होगा, राइट? ऑलराइट, नाउ कंस्ट्रक्टर है तो ऑब्वियसली डिस्ट्रक्टर भी होंगे, राइट? सो व्हाट वी कैन से, व्हाट इज डिस्ट्रक्टर? वी कैन से दैट डिस्ट्रक्टर आर द member, or we can say that destructor are the special procedures which are invoked automatically whenever the object is destroyed. Again I repeat, whenever the object is destroyed. मतलब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, और जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होते हैं तब डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं. और ये डिस्ट्रक्टर के अंदर हम कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई फाइल्स क्लोज करनी है, या फिर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करना है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट का स्टेट सेव करना है, या फिर मुझे इन जनरल वी कैन से कि अगर हमें क्लीन अप प्रोसीजर करनी है, राइट, गार्बेज कलेक्ट करना है, तो वो सारी प्रोसीजर हम ये डिस्ट्रक्टर के अंदर कर सकते हैं. अगेन आई रिपीट, वो सारी प्रोसीजर हम ये डिस्ट्रक्टर के अंदर कर सकते हैं, राइट? सो दीज आर द थिंग्स कि जो हमें डिस्ट्रक्टर के रिलेटेड याद रखना है. बट अलॉन्ग विद दैट, जैसे कंस्ट्रक्टर का नेम न्यू कीवर्ड से यूज होता था, या फिर न्यू कीवर्ड से हम स्पेसिफाई करेंगे, वैसे ही डिस्ट्रक्टर का नेम हमेशा दैट इज फाइनलाइज होगा. अगेन आई रिपीट, डिस्ट्रक्टर का नेम हमेशा फाइनलाइज होगा, राइट? सो फाइनलाइज मेथड हम यूज करेंगे कि जो ऑटोमेटिकली कॉल होगी, राइट, जब भी .NET के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तब, राइट? सो अगर आप कोई भी क्लास क्रिएट करते हो, वो क्लास के अंदर अगर आपको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने हैं तो न्यू कीवर्ड से ही क्रिएट होंगे. लाइकवाइज अगर आपको डिस्ट्रक्टर क्रिएट करने हैं तो वो फाइनलाइज नेम से ही क्रिएट होंगे विद इन VB.NET. अगेन आई रिपीट, विद इन VB.NET. मैं C#.NET की बात नहीं कर रही हूँ. I am talking about VB.NET, right? So that is the thing you need to consider related to constructor and destructor, right? So here is an example. See, यहाँ पे मैंने पहले फॉर्म क्रिएट किया है, right? और फॉर्म के अंदर मैंने यहाँ पे क्लास 1 न्यू कीवर्ड का यूज करके मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, दैट इज ऑब्जेक्ट 1. तो ऑब्वियसली ये क्लास 1 कहीं होना चाहिए. सो इट्स ओवर हियर, पब्लिक क्लास 1. उसके अंदर मैंने डिस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, एंड जैसे मैंने आपको बताया कि उसका नेम फाइनलाइज होगा. अगेन आपको पता है कि डिस्ट्रक्टर कभी भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, इसीलिए हम यहाँ पे सब कीवर्ड यूज करेंगे, राइट? और VB.NET के अंदर जो सबसे ऊपर पेरेंट क्लास है, अगेन आई रिपीट, VB.NET के अंदर क्लास हायरार्की में जो सबसे पहले जो पेरेंट क्लास आता है, उसके अंदर ये फाइनलाइज मेथड ऑलरेडी डिफाइन की गई है, राइट? और वहां पे हमने उसे ओवरराइड किया था, इसीलिए हमें यहाँ पे हमारे क्लास के अंदर ओवरराइड्स कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा. अगेन आई रिपीट, ओवरराइड्स कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, और वो हमेशा प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड से ही यूज होगा. अगेन आई रिपीट, वो हमेशा प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड से ही यूज होगा, राइट? एंड यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या किया है डिस्ट्रक्टर के अंदर, मैंने सिर्फ यहाँ पे बीप मेथड कॉल की है,
राइट, और बीप मेथड से हमें पता है कि बीप साउंड जनरेट होगा, एंड बाय द एंड सब, बिकॉज हमने यहाँ पे सब कीवर्ड यूज किया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एंड सब हम यूज करेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे डिस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं विद इन अवर क्लास, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज एनकैप्सुलेशन. Again I repeat, next concept is encapsulation. Now what is the meaning of encapsulation? जब भी हम data members and member function, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं data fields and methods को एक यूनिट के अंदर रखेंगे, अगेन आई रिपीट, एक यूनिट के अंदर हम दोनों चीज रखेंगे, then that process is known as encapsulation. अगेन आई रिपीट, जब भी हम डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स को सिंगल यूनिट के अंदर प्लेस करेंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज एनकैप्सुलेशन. या फिर आप दूसरी टर्म्स में आप ऐसा भी कह सकते हो कि जब आप डेटा और वो डेटा के ऊपर हम जो फंक्शंस यूज करेंगे, दोनों को हम एज अ सिंगल लॉजिकल यूनिट कंबाइन करेंगे, तो वो प्रोसेस को हम एनकैप्सुलेशन कहेंगे. अगेन आई रिपीट, दैट प्रोसेस इज ट्रीटेड एज एनकैप्सुलेशन, राइट. एंड जब भी हम डेटा एनकैप्सुलेशन इंप्लीमेंट करेंगे, राइट, वी विल ट्राई टू इंप्लीमेंट कि कोई भी डेटा डायरेक्टली एक्सेस ना हो. अगेन आई रिपीट, जब भी हम डेटा एनकैप्सुलेशन इंप्लीमेंट करेंगे तो हम ट्राई करेंगे कि कोई भी डेटा डायरेक्टली एक्सेस ना हो. एंड ऑब्वियसली हम ये कैसे करेंगे? अगर हमें कोई भी डेटा को एक्सेस करवाना है तो हम वही क्लास के अंदर उसके रिलेटेड फंक्शंस क्रिएट करेंगे. अगेन आई रिपीट, अगर हमें कोई भी डेटा को डायरेक्टली एक्सेस करवाना है, राइट, मतलब दूसरी एंटिटी का यूज करके उसे एक्सेस करना है, तो हम ऑब्वियसली डायरेक्टली एक्सेस तो नहीं दे सकते, तो वो एक्सेस करने के लिए हम वहां पे फंक्शंस क्रिएट करेंगे, राइट. और अगर हम इस वे में वर्क करते हैं, देन वी कैन से कि हमने यहाँ पे डेटा हाइडिंग कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया है. अगेन आई रिपीट, हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने वहां पे डेटा हाइडिंग कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया है. और डेटा हाइडिंग का मीनिंग क्या होता है? एज द नेम सेज, डेटा को हाइड करना फ्रॉम अनऑथोराइज्ड फंक्शन या फिर एक्सटर्नल फंक्शन, राइट. हम हाइड वर्ड भी यूज कर सकते हैं या फिर प्रोटेक्टिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं. मीन्स अगर हम हमारे डेटा को अनऑथोराइज्ड फंक्शन या फिर एक्सटर्नल फंक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो डायरेक्टली उसे एक्सेस ना करे, देन वी कैन से दैट वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग. अगेन आई रिपीट, वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग, राइट. और ये डेटा हाइडिंग हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एनकैप्सुलेशन. अगेन आई रिपीट, विद द हेल्प ऑफ एनकैप्सुलेशन, राइट. All right. The next concept is inheritance, right? Again, I repeat, the next concept is inheritance. What is the meaning of inheritance? अगर हम एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास के अंदर एक्वायर करते हैं, अगेन आई रिपीट, एक क्लास की प्रॉपर्टीज को हम दूसरी क्लास के अंदर एक्वायर करते हैं, then that process is known as inheritance. Again, I repeat, that process is known as inheritance, right? So if we describe what is inheritance, then we can say that it is the process by which the object of one class acquires the properties of another class. और ये properties का meaning क्या होगा? Obviously इसे हम data भी treat कर सकते हैं या फिर attribute of the object भी treat कर सकते हैं. बट द प्रोसेस इज दैट कि एक क्लास जब दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर करता है, राइट, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज इनहेरिटेंस, राइट. एंड जो यहाँ पे पहले से एग्जिस्टिंग क्लास होगा, अगेन आई रिपीट, जो यहाँ पे पहले से एग्जिस्टिंग क्लास होगा, दैट क्लास इज नोन एज बेस क्लास, पेरेंट क्लास और सुपर क्लास. अगेन आई रिपीट, जो पहले से एग्जिस्टिंग क्लास होगा कि जिसके ऊपर से न्यू क्लास क्रिएट होगा, दैट एग्जिस्टिंग क्लास इज नोन एज बेस क्लास, पेरेंट क्लास और सुपर क्लास. एंड इनहेरिटेंस प्रोसेस के अंदर जो नया क्लास फॉर्म होगा, अगेन आई रिपीट, इनहेरिटेंस प्रोसेस के अंदर जो नया क्लास फॉर्म होगा, दैट इज ट्रीटेड एज
derived class, subclass or child class. Again I repeat, that is treated as derived class, subclass or child class, right? So एग्जिस्टिंग क्लास को हम बेस क्लास, पेरेंट क्लास और सुपर क्लास कहेंगे, और डिराइव्ड क्लास को हम क्या कहेंगे? चाइल्ड क्लास, सब क्लास एंड न्यू क्लास, ऑब्वियसली जो नया क्लास क्रिएट होगा वो, राइट? नाउ अगर हम ये इनहेरिटेंस कंसेप्ट इंप्लीमेंट करते हैं तो इससे बेनिफिट क्या होगा? ऑब्वियसली हमारे प्रोग्राम की कोड साइज रिड्यूस हो जाएंगी। अगेन आई रिपीट, हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उसकी कोड साइज रिड्यूस हो जाएगी। क्यों रिड्यूस हो जाएगी? बिकॉज हम जो ऑलरेडी चीज जो एग्जिस्ट है उसे हम फिर से डिफाइन नहीं कर रहे हैं। अगेन आई रिपीट, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग्स है वो हम फिर से डिफाइन नहीं कर रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग है वही हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। दैट्स वाई वी कैन से कि हम प्रोग्राम की ओवरऑल कोड साइज को रिड्यूस करेंगे। अगेन आई रिपीट, दैट्स वाई वी कैन से कि हम प्रोग्राम की ओवरऑल कोड साइज को रिड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस, राइट? एंड दैट्स वाई वी कैन से कि अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स की बात करें, देन इनहेरिटेंस इज द कंसेप्ट which gives the idea of reusability. Again I repeat, inheritance is the concept which gives the idea of reusability. Reusability का मीनिंग क्या होगा? कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग्स है वो हमें फिर से डिफाइन नहीं करनी है, वो हमें वैसी की वैसी यूज कर देनी है, एंड अलोंग विद दैट हम उसके साथ दूसरे जो नए फीचर्स की जरूरत है, जो एडिशनल फीचर्स की जरूरत है, वो हम सिर्फ वहां पे ऐड कर देंगे, राइट? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रीयूजेबिलिटी, कि जो हमें इनहेरिटेंस का यूज करके मिलेगा, राइट? सो और ये कैसे होगा? अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास है उसके ऊपर से हम न्यू क्लास क्रिएट करेंगे। अगेन आई रिपीट, कि जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसके ऊपर से हम न्यू क्लास क्रिएट करेंगे। मतलब जो एग्जिस्टिंग क्लास की प्रॉपर्टीज मेथड्स होगी वो न्यू क्लास के अंदर आ जाएगी, और वो न्यू क्लास की खुद की कोई एडिशनल प्रॉपर्टीज मेथड्स वहां पे डिफाइन करनी है तो हम वो वहां पे डिफाइन भी कर सकते हैं, राइट? So students, this is the significance of the concept that is inheritance, right? कि जो हमें reusability provide करता है। And if we want to inherit the class, right? मतलब जो existing class है उसे हमें derived class के अंदर inherit करना है तो हम वहां पे inherits keyword का use करेंगे। Again I repeat, हम वहां पे inherits keyword का use करेंगे, right? Good enough. So here is an example, right? पब्लिक क्लास पर्सन, दिस इज द फर्स्ट क्लास जिसके अंदर हम मेंबर्स डिफाइन करेंगे बाय द एंड क्लास, एंड आफ्टर दैट ये जो पर्सन क्लास है उसके ऊपर से मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास डिफाइन किया है। सो आई हैव स्पेसिफाइड पब्लिक क्लास एम्प्लॉय, राइट? उसके बाद इनहेरिट्स कीवर्ड का यूज किया, एंड इनहेरिट्स कीवर्ड के साथ मैंने यहाँ पे पर्सन विच इज दिस क्लास वो मैंने स्पेसिफाई किया। इन शॉर्ट मैंने कहा कि ये एम्प्लॉय क्लास को मैंने किसके अंदर से इनहेरिट किया है? पर्सन क्लास में से इनहेरिट किया है। मतलब पर्सन क्लास के जो मेंबर्स होंगे ऑब्वियसली प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मेंबर्स होंगे, वो तो मुझे एम्प्लॉय क्लास में मिलेंगे ही, बट अलोंग विद दैट मैं एम्प्लॉय क्लास के खुद के मेंबर्स भी डिफाइन कर सकती हूँ। अगेन आई रिपीट, मैं एम्प्लॉय क्लास के खुद के मेंबर्स भी डिफाइन कर सकती हूँ, राइट? So students, this is the concept of inheritance, right? Good enough. All right. Now the next concept is abstraction. Again I repeat, the next concept की जो हमें object oriented concepts के अंदर consider करना है, that is abstraction. Now what is the meaning of abstraction? अगर हम background details को hide कर देते हैं और जो डिटेल्स की ज़रूरत है या फिर जो फीचर्स की ज़रूरत है हम वही फीचर्स वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, then that concept is known as abstraction. Again I repeat, that concept is known as abstraction, right? So what is abstraction? We can say that it is a mechanism
कि जिसका यूज करके हम सिर्फ एसेंशियल फीचर्स, रिलेवेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स की जिसकी यूजर को जरूरत है उतने ही फीचर्स हम वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी बैकग्राउंड डिटेल्स हम यूजर को नहीं बताएंगे. That concept is known as abstraction, right? And this data abstraction will increase the power of programming language. Again I repeat, data abstraction का यूज करके हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पावर इंक्रीज कर सकते हैं. कैसे? By creating user defined data types. Again I repeat, by creating user defined data types. राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई टेलीविजन लेने जाते हो या फिर मोर प्रिसाइज कंप्यूटर लेने जाते हो, राइट, तो आप क्या कहते हो? आप ये कहते हो कि भैया मुझे ये प्रोसेसर, फॉर एग्जाम्पल i7 प्रोसेसर चाहिए, 1 TB हार्ड डिस्क चाहिए, राइट. उसके बाद आप कहोगे कि ओके मुझे 8 GB रैम चाहिए. फिर आप कहोगे कि ओके मुझे 22 इंच का डिस्प्ले चाहिए, राइट, कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए, राइट. आप इतना कहोगे. आप ये नहीं पूछोगे कि भैया आप ये जो प्रोसेसर मुझे कहोगे ना, ये i7 प्रोसेसर, वो प्रोसेसर मदरबोर्ड के ऊपर कहाँ फिट होता है, उसकी साइज क्या होती है, उसके ऊपर जो फैन होता है वो कितनी स्पीड से वर्क करता है, राइट. ये मदरबोर्ड के ऊपर जो सर्किट है उसकी साइज क्या है. आप ये जो बैकग्राउंड डिटेल्स है वो आप नहीं कहते हो, या फिर सेल्स पर्सन भी आपको ये डिटेल्स नहीं कहता है. आपको जो डिटेल्स की जरूरत है सेल्स पर्सन भी आपको उतनी ही डिटेल स्पेसिफाई करता है और आप भी सेल्स पर्सन को उतनी ही डिटेल्स कहते हो, राइट. सो दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, राइट. ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर कि जितनी इंफॉर्मेशन की जरूरत है प्रोग्राम में से यूजर को देने के लिए उतनी ही इंफॉर्मेशन हम वहां पे प्रेजेंट करेंगे, उसकी डिटेल्स हम प्रेजेंट नहीं करेंगे, राइट. बैकग्राउंड डिटेल्स हम वहां पे यूजर को नहीं दिखाएंगे, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहा गया है कि आपको सैलरी जनरेट करनी है, राइट, तो आप क्या कहोगे कि ये फंक्शन में एम्प्लॉय नंबर, उसकी बेसिक सैलरी इनपुट करनी है. उसके बाद आपने वो फंक्शन के अंदर कितने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, कौन सी फॉर्मूला यूज की है, कैसे कैलकुलेट किया है, उसकी डेटा टाइप क्या है, उससे एंड यूजर को कोई लेना देना नहीं है. अगेन आई रिपीट, उससे एंड यूजर को कोई लेना देना नहीं है. एंड यूजर को सिर्फ एम्प्लॉय नंबर और बेसिक सैलरी से ही लेना देना है, राइट. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कि हम कहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्शन यूज करते हैं, राइट. और जब हम ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट का यूज करके कोई क्लास क्रिएट करते हैं, राइट, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास कहेंगे एंड वो डेटा टाइप को एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहेंगे. अगेन आई रिपीट, डेटा एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट का यूज करके जब भी हम क्लास क्रिएट करेंगे तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास कहेंगे, दैट इज ABC, और वो डेटा टाइप को हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहेंगे, दैट इज ADT. अगेन आई रिपीट, वो डेटा टाइप को हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहेंगे, दैट इज ADT, राइट. और अगर हम एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास क्रिएट करते हैं तो वहां पे हमें एक्सप्लिसिटली मस्ट इनहेरिट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा. अगेन आई रिपीट, अगर हम एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास क्रिएट करते हैं तो वहां पे हमें एक्सप्लिसिटली मस्ट इनहेरिट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा. इसका मीनिंग ये है कि हम ये पर्टिकुलर क्लास का इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते, हम ये पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते. अगर आपको ये क्लास को यूज करना है तो ये क्लास बेस क्लास की तरह आपको ट्रीट करना है और उसे आपको कंपलसरी इनहेरिट करना ही पड़ेगा, तो ही आप उसे यूज कर पाओगे, राइट. सो स्टूडेंट्स, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कि जिसके ऊपर से हम एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास क्रिएट करते हैं, राइट. और एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास क्रिएट करने के लिए हमें मस्ट इनहेरिट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, राइट. गुड इनफ. सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कि जो यहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट. ऑलराइट. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडेज लेक्चर. अगर आपको कोई डाउट है, कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे पूछ सकते हो एंड आफ्टर दैट वी विल एंड अवर लेक्चर.